हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। और अब 5वें टॉपिक पर बढ़ने की बजाय हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोलो कैसी रहेगी सर? बढ़िया। तुम्हारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ तो तुम्हें सवाल ही करने पड़ेंगे। हम 5वां टॉपिक अभी शुरू नहीं करेंगे क्योंकि देखो क्या होगा, फिर 5 के 5 टॉपिक्स एक साथ वो थोड़ा हैवी बात हो जाएगी फिर थोड़ी सी ना, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि यार पहले कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जितने अभी तक हमने कर लिए हैं 4 टॉपिक्स, उनके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर 5वें टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है सर, तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा यार, बहुत समय से कॉन्सेप्ट करे जा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक आधी क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्यूटर स्क्रीन पर पेश खिदमत है। सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड वॉज ऑब्टेन्ड। एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट कुछ दे रखी है आपको, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का। अच्छा, क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल 20,000 प्रेफरेंस शेयर हैं 14% वाले। एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो टोटल आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड वाली हो गई 20 लाख रुपए। 2 लाख इक्विटी शेयर है 100 रुपये वाले, 2 करोड़। ऑथराइज्ड इक्विटी कैपिटल 2 करोड़ हो गई। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल प्रेफरेंस 15,000 इंटू 100 15 लाख रुपए। इक्विटी 1,20,000 इंटू 100 80 पेड अप 96 लाख। शेयर सस्पेंस अकाउंट 20 लाख। सर ये शेयर सस्पेंस अकाउंट किस चीज़ के 20 लाख रुपए? नीचे आओ, आपके सवाल ने बताया है शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट येट मेड। ये जो ऊपर शेयर सस्पेंस अकाउंट में आपको पैसा दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये वो पैसे हैं जो शेयर होल्डर ने दे दिए बट अभी तक आपने उन्हें बदले में शेयर नहीं दिए। रादर ये भी नहीं कहना चाहिए शेयर होल्डर ने दे दिए, क्योंकि अभी आपने उसे शेयर ही नहीं दिए, वो शेयर होल्डर ही नहीं बने। तो कुछ पब्लिक ने आपको 20 लाख रुपए दे दिए हैं, बदले में आपने भी उन्हें शेयर अलॉट किए नहीं है। यही तो होता है शेयर इशू का मतलब। क्या होता है? पैसे लेना और शेयर देना। पैसे ले लिए, शेयर नहीं दिए अभी आपने। ये हो गया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। नोट्स को याद करो, वहां पे लिखवाया गया था आपको कि एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को कंसिडर करके नहीं चलते हैं। सर दिखाना जरा आप कहाँ की बात कर रहे हो। आओ जरा मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ये देखो, हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल में फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। दूसरा पॉइंट देख लो। तो सर इस क्वेश्चन में क्या इफेक्टिव कैपिटल निकलवाई जाएगी क्या? हाँ, तभी इस टाइप का डाटा दे रखा है और आप गलती करो, इसलिए उन्होंने जानबूझ के कंफ्यूजिंग पॉइंट दे रखा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बट तुम्हें तो पता है इसको इग्नोर करते हैं, इंक्लूड नहीं करते, इसलिए तुम वो गलती नहीं करोगे। जी सर बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कैपिटल रिजर्व 1,95,000 कह रहे हैं, इसमें से 1.5 लाख रिवैल्यूएशन रिजर्व है, बाकी का 45,000 बचा हुआ है। शेयर प्रीमियम 50,000, 15% डिवेंचर 65 लाख, पब्लिक डिपॉजिट 370, कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम SBI, शॉर्ट टर्म लोन है याद रखना 4,65,000, ब्रैकेट में लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म लोन। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स 3,45,000, एसेट्स शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है 75 लाख रुपए की, और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 15,25,000। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस किस ओर इशारा करता है? क्या कहता है P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस? कि ये घाटे हैं। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस सेज ये घाटे हैं, फर्म घाटे में चल रही है। और इफेक्टिव कैपिटल भी कब कैलकुलेट करी जाती है? जब फर्म घाटे में होती है। उस केस में जब फर्म के पास लॉस है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है, तब मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन निकालने के लिए इफेक्टिव कैपिटल काम आती है। तो देख लो, आपका क्वेश्चन आपसे इफेक्टिव कैपिटल निकलवाएगा भी थोड़ी देर में, और घाटे भी दे रखे हैं उसने। ठीक है सर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल एज पर प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। शेड्यूल नंबर कौन सा याद करने की जरूरत नहीं है आपको ये। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ एक्स लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी? कह रहे हैं पहले तो आंसर निकाल के बता दो इफेक्टिव कैपिटल कितनी आएगी। मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन नहीं बताना, खाली इफेक्टिव कैपिटल निकाल के बता दो बस कि इफेक्टिव कैपिटल कितनी बनेगी। उसके बाद उस टेबल में झांक के नहीं देखना कि इतनी इफेक्टिव कैपिटल पे इतनी मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन बनेगी, इतनी पे इतनी, वो नहीं देखना। बस इफेक्टिव कैपिटल निकालो और क्वेश्चन कह रहा है जाने दो, बाकी काम हो गया समाप्त। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक बात का ध्यान रखना, इफेक्टिव कैपिटल 2 केस में निकालनी है आपको। पहले केस में अगर ये जो ऊपर कंपनी आपको दे रखी है एक्स लिमिटेड, अगर ये एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो, और अगर ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो कैसे इसकी इफेक्टिव कैपिटल निकलेगी, ये आपका क्वेश्चन कह करके चल रहा है। 2 तरीके से बात करनी है। ठीक है सर, हम पहले नॉर्मल काम करते हैं, पहले नॉर्मल काम करते हैं। आओ दोस्तों जरा मैं इसका सॉल्यूशन करवाने के लिए आपको पैड पे लिए चलता हूँ। लिखो सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 1,
एक्स लिमिटेड कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालते हैं? इधर पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। अभी देखो, मैं तो ये चाहूंगा आप लोग ना थोड़ी देर ये सवाल पहले देख लें एक बार, उसके बाद वीडियो को पॉज करके 5 मिनट लिख लेना। पहला सवाल है, एक फॉर्मेटिंग आप देखो पहले कि मैं कैसे बढ़ रहा हूँ आगे। मेरी सलाह यही है कि पहले सवाल को देख लो, मेरा पूरा सॉल्यूशन, फिर 5 मिनट वीडियो को पॉज करके लिख लेना आराम से, कोई आफत नहीं आ रही। एक बार के लिए देखना जरूरी है, बाकी अगर आप मर्जी चलाते हो तो आपकी मर्जी। ठीक है सर, तो अब याद करो इफेक्टिव कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला है। ये रहा सर इफेक्टिव कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। इसका हमने नेमोनिक बनाया था स्कोप एल, SCOPEL। स्कोप एल को प्लस कर देंगे सारा, और इन्वेस्टमेंट और लॉस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनको माइनस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट को तभी माइनस करेंगे जब नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए काम कर रहे हो, और इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है इफेक्टिव कैपिटल से, इनको बाहर रखना है। क्या था इसका शॉर्टकट? SS कार, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, कैपिटल रिजर्व नॉट रियलाइज्ड इन कैश, एडवांस फॉर शेयर टू बी इश्यूड, रिवैल्यूएशन रिजर्व। इन 5 चीज़ों को बाहर रखना है, इफेक्टिव कैपिटल में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, चलो तो ये पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग एक बार, ये पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्कोप एल, अब देखो स्कोप एल में एस से शुरुआत मत कर देना तुम भी, शुरुआत तुम्हें इक्विटी कैपिटल से ही करनी है वरना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है सर, इक्विटी, कौन सी इक्विटी? पेड अप कैपिटल। मतलब अब हमें और ज़्यादा बात सीखने को मिल रही है, वो ये कि यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ली जाती है वो कौन सी वाली लेनी है? पेड अप वाली लेकर के चलनी है आपको, पेड अप वाली। ठीक है सर, लाइट थोड़ा चली गई, कोई नहीं, 2 मिनट ऐसे ही देखो क्या हो गया, सुन तो रही हो बढ़िया तरीके से। जी सर, इक्विटी पेड अप कैपिटल, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी पेड अप वाली ही लेनी है, प्रेफरेंस शेयर पेड अप कैपिटल। अब लिख लो सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश, कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश, अदर फ्री रिजर्व्स नेट ऑफ लॉसेस, अदर फ्री रिजर्व्स नेट ऑफ लॉसेस, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ये हो गया स्कोप एल पूरा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, स्कोप एल पूरा हो गया। लेस इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी कंपनी नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो लेस करना है। और क्या लेस करना है? लॉसेस, जो भी लॉसेस चल रहे हैं, और अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है तो उनको भी लेस कर देंगे। लेकिन हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कहीं था नहीं, इसलिए उसे छोड़ देंगे खाली। ठीक है, ये लो सर, आप फिर से चमकना शुरू हो गए। हाँ, लाइट आ गई, चलो ठीक है फिर सर, ओके। क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं इक्विटी पेड अप कैपिटल कितनी है। इक्विटी पेड अप कैपिटल आपके क्वेश्चन ने दे रखी है 96 लाख, 96 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स की जो पेड अप कैपिटल है वो दे रखी है आपके क्वेश्चन ने 15 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो आपके क्वेश्चन में है 50,000 रुपये, 50,000। कैपिटल रिजर्व 195 है, बट उसमें से 1.5 लाख कह रहे हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व है, वो हटा दो तो 45,000 बचेगा बाकी का, 45,000 बचेगा बाकी का। ठीक है सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व को कंसिडर नहीं करते ना हम, इसलिए हटा दिया उसको यहाँ से। अदर फ्री रिजर्व्स में और कुछ है क्या? अदर फ्री रिजर्व्स और कोई रिजर्व तो सर है नहीं हमारे पास। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में 2 हैं, एक तो डिबेंचर्स आ जाएंगे 15% वाले डिबेंचर्स 65 लाख रुपीज़, और एक ये जो आपका है ना पब्लिक डिपॉजिट, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग ही होती है। पब्लिक डिपॉजिट ये भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। पब्लिक डिपॉजिट ले लो 3,70,000, 3,70,000।
3,70,000। इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो क्योंकि अभी हम एक्स लिमिटेड को नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी मानकर ही काम कर रहे हैं। 75 लाख की इन्वेस्टमेंट को यहाँ से लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। जी सर ठीक है। और लॉसेज ये रहे P&L में डेबिट बैलेंस 15,25,000, ये लॉसेज है, इन्हें भी लेस कर देंगे। तो ज़रा देखना आपका आंसर कितना आएगा, इफेक्टिव कैपिटल कितनी आएगी। 96 लाख प्लस 15 लाख प्लस 50,000 प्लस 45 प्लस 65 लाख प्लस 370 माइनस 75 और माइनस 15,25,000, 90,40,000, 90,40,000, बिल्कुल सही। ये आ गई आपकी इफेक्टिव कैपिटल। दिस इज योर इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। ये इफेक्टिव कैपिटल कब निकाली है हमने, इफ एक्स लिमिटेड इज अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, इफ एक्स लिमिटेड इज अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब आपका क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था कि अगर एक्स लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो उस केस में उसकी इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकलेगी। अब यार देखो, पूरा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। पहली बात तो ये, पूरी दोबारा से फॉर्मेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा दोबारा से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट इसी फॉर्मेट में थोड़ा काम कर देना है तो बात बन जाएगी आपकी। इसी फॉर्मेट में थोड़ा सा काम कर देना है। क्या काम कर देना है, बस यहाँ पे एक कॉलम और बना दो, इफ एक्स लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। छोटा सा ही तो चेंज होता है। अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो हम ये इन्वेस्टमेंट 75 लाख इसे माइनस करके नहीं चलेंगे, इसे खाली छोड़ देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को केवल तब माइनस करते हैं जब हम नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए काम कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट कब माइनस होगी, जब नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए काम कर रहे हो। अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होगी, बाकी सब सेम रहेगा। 96 लाख, 15 लाख, 50,000, 45,000, 65 लाख, 3,70,000, $75 लाख खाली छोड़ देंगे और 15,25,000 को माइनस करेंगे केवल। तो इस बार इफेक्टिव कैपिटल कितनी आ जाएगी जी हमारी, $1,65,40,000, 1,65,40,000। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाली इफेक्टिव कैपिटल में ये 75 लाख जोड़ दो, तब भी यही निकल के आएगा। ठीक है सर, ठीक है, चलो नोट कर लो। अब नोट कर लो इसको आराम से। अब आप इसे आराम से नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और 5 मिनट अब इसको आराम से आप नोट कर लो। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ तब तक। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 नेक्स्ट लिस्ट में है अपने पास। इलस्ट्रेशन नंबर 2, Kumar Limited, a non-investment company, has been incurring losses for the past few years. कुमार लिमिटेड एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है। सर इस क्वेश्चन ने बताया है नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर कभी क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या मानेंगे, इन्वेस्टमेंट कंपनी या नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी मानेंगे और इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन में इन्वेस्टमेंट को माइनस करके चलेंगे। कुमार लिमिटेड एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसमें घाटे हो रहे हैं पिछले कई साल से। कंपनी ने आपको करंट ईयर की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। पेड अप कैपिटल 120, बहुत ध्यान देना, रुपी इन लाख लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रुपी इन लाख। अब दोस्तों एक चीज पेपर में हमेशा याद रखना, अगर रुपी इन लाख लिखा हुआ है तो एग्जाम में भी रुपी इन लाख लिख के ही आना आप लोग, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप सोचो कि 120 के बाद 5 जीरो लगा देंगे तब भी तो मतलब वही बनेगा। रुपी इन लाख ना लिख के हम उसको नॉर्मल फिगर करके लिख देते हैं, नहीं, गलत। जैसा क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल वैसे लिखना होगा, वरना मार्क्स कटेंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। पूरा इसी पे डिपेंड है ये एक छोटी सी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है, सारे मार्क्स कटवा देगी आपकी। सर नहीं, हम पक्का ध्यान रखेंगे। हाँ, गुड फॉर यू। पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20, रिजर्व्स 150, इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व 10 लाख है, सिक्योरिटी प्रीमियम 40, लॉन्ग टर्म लोन 40, डिपॉजिट रिपेबल आफ्टर 1 ईयर 20, 1 साल बाद है तो ये भी लॉन्ग टर्म है। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट 720, एक्यूमुलेटेड लॉसेज नॉट रिटर्न ऑफ 20, इन्वेस्टमेंट्स 180। कुमार लिमिटेड हैज ओनली 1 होल टाइम डायरेक्टर, मिस्टर एक्स,
You are required to calculate the amount of maximum remuneration that can be paid to him if no special resolution is passed in respect of payment of remuneration for a period not exceeding 3 years. पहले तो देखो आपका क्वेश्चन गेम खेल रहा है। आपके क्वेश्चन ने यहाँ पे एक लाइन लिख दी, कुमार लिमिटेड हैज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर, हैज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर, आपसे ये कह दिया। अब जैसे ही आप यहां पे ये पढ़ोगे कुमार लिमिटेड हैज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर, तो आपके दिमाग में एकदम ये वाली इमेज बननी शुरू हो जाएगी। कौन सी वाली इमेज सर? दिखाता हूं अभी। आपके दिमाग में ये इमेज बनना शुरू हो जाएगी। कि अगर वन होल टाइम डायरेक्टर है तो इसका मतलब ये वाली टेबल लग जाएगी, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट उन्हें मैक्सिमम रेमुनरेशन के रूप में दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्त इस बात को ना भूलें, इस बात का ध्यान रखें कि ये तो तब होता है इन केस ऑफ कंपनीज हैविंग एडिक्वेट प्रॉफिट्स। जिन कंपनियों में अच्छे खासे प्रॉफिट होते हैं ये उनके लिए है, लेकिन आपकी कंपनी में तो लॉस है। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था, ये देखो एक्यूमुलेटेड लॉसेज नॉट रिटन ऑफ, ये देखो 20, ये तो लॉस का केस है। इसलिए क्वेश्चन ने लाइन कंफ्यूज करने के लिए दी है कि आप प्रॉफिट वाली टेबल पे पहुंच जाओ, ये गलत है। ठीक है, आपको यही इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करके ही आगे बढ़ना है, आपको यही तरीका लगाना है इन केस ऑफ कंपनीज हैविंग नो एडिक्वेट नो या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है, या प्रॉफिट बिल्कुल कम है। तो ऐसे केस में आपको इफेक्टिव कैपिटल निकालनी है और फिर देखना है वो इफेक्टिव कैपिटल 1, 2, 3, 4 इनमें से कौन सी टेबल में फॉल कर रही है, उस हिसाब से फिर आपको बताना है मैक्सिमम ईयरली रेमुनरेशन कितनी हो जाएगी। और फिर वो भी आपके क्वेश्चन ने 3 साल के लिए पूछी है। आपका क्वेश्चन कह रहा है पहले तो ये बताओ 1 साल की मैक्सिमम रेमुनरेशन कितनी बनेगी, और फिर अगर 3 साल की देना चाहें तो 3 साल की मैक्सिमम कितनी हो जाएगी। तो पहले इफेक्टिव कैपिटल निकाल के मैक्सिमम ईयरली यानी 1 साल की रेमुनरेशन देख लो, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 साल की निकल के आ जाएगी। तो सर सबसे पहले तो हमारा एक ही काम है इफेक्टिव कैपिटल निकालने का। हाँ, तुम सबसे पहले इफेक्टिव कैपिटल निकालो और झंझट खत्म करो। सबसे पहले इफेक्टिव कैपिटल निकालो तुम। आओ जरा इफेक्टिव कैपिटल की फिर से चर्चा शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे फिर से इफेक्टिव कैपिटल निकालनी है। चलो लिखो जरा सॉल्यूशन नंबर 2। अब मैं तो करूँगा तुम्हारे साथ चीटिंग इस बार, क्योंकि मेरे पास तो राइटिंग पैड है, मैं तो इसी फॉर्मेट को यूज़ कर लूँगा, सेम टू सेम फॉर्मेट है। अब तुम्हें ये दोबारा बनाना पड़ेगा। सर ऐसे मत करो सर प्लीज़। नहीं, मैं तो करूँगा। अरे इतने में बात कर रहा हूँ, इतने बना लो ना तुम यार, इतने में रब कर रहा हूँ, इतने में बना लो ना फॉर्मेट, इतने में तो तेज होना चाहिए तुम्हें। रेड कलर के पेन से लिखना। फिर सर हमारी एक बात मान लो। मैंने कहा ठीक है, रेड कलर के पेन से लिख दूंगा, ये बात तुम्हारी मान ली। पेड अप इक्विटी कैपिटल और रुपी इन लैख। सबसे पहले ये बात रेड कलर में मार्क्ड, असली तो रेड कलर मैंने इसीलिए लिया था, रुपी इन लैख जरूर लेना। इन लैख लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसमें गलती ना हो जाए। ठीक है सर। इक्विटी पेड अप कैपिटल देखो कितनी है, 120। प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल कितनी है, 20। सिक्योरिटीज प्रीमियम 40। सिक्योरिटीज प्रीमियम 40। कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व के 10 हटा दें, 150 माइनस 10, 140। अच्छा ये कैपिटल रिजर्व नहीं है, ये कैपिटल रिजर्व नहीं है, कैपिटल रिजर्व तो है ही नहीं आपके क्वेश्चन में। अदर फ्री रिजर्व्स, तो ये जो रिजर्व्स दे रखे हैं ना टोटल क्वेश्चन ने 150 के, इसमें से रिवैल्यूएशन रिजर्व 10 हटा दो तो ये 140 बचेगा। अदर फ्री रिजर्व्स, खाली रिजर्व वर्ड लिखा है और आगे 150 लिखा है, तो पहले तो आप इसको फ्री रिजर्व भी मानोगे, लेकिन इसके ब्रैकेट में एक लाइन लिख दी थी, इसमें से 10 रुपये रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो हटा देंगे, तो 150 माइनस 10 140 आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या है आपके क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या है आपके क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म लोन है और डिपॉजिट्स रीपेबल आफ्टर 1 ईयर। लॉन्ग टर्म लोन्स और डिपॉजिट्स रीपेबल आफ्टर 1 ईयर, दो चीजें हैं, LTL लॉन्ग टर्म लोन और डिपॉजिट्स। लॉन्ग टर्म लोन कितने के हैं सर, 40 के। डिपॉजिट्स रीपेबल आफ्टर 1 ईयर 20। इन्वेस्टमेंट्स कितने की है, 180, माइनस करो इन्वेस्टमेंट्स 180, और लॉसेज ये रहे 20, एक्यूमुलेटेड लॉसेज नॉट रिटर्न ऑफ 20, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 140 प्लस 40 प्लस 20 माइनस 180 और माइनस 20, 180। ये आ रहा है निकल के 180, ये आ रहा है निकल के 180 माय डियर फ्रेंड्स। आपकी इफेक्टिव कैपिटल कितनी है, 180 लाख रुपए। नोट करें जरा इसको। और अब जरा चलें टेबल पे।
अगर हमारी इफेक्टिव कैपिटल 1,80,00,000 है तो हम पहले ब्रैकेट में हैं, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में? सर हम पहले ब्रैकेट में हैं। 1,80,00,000 मतलब 5 करोड़ से नीचे है तो पहले ब्रैकेट में आ गए हम पहले ब्रैकेट में आ गए। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, पहले ब्रैकेट में आ गए, नो डाउट इन इट। अच्छा, तो पहले ब्रैकेट के हिसाब से फिर कितनी बनेगी हमारी इफेक्टिव कैपिटल? सर वो बनेगी 60 लाख रुपए सालाना। एक साल की पहले ब्रैकेट के हिसाब से कितनी बन रही है? 60 लाख रुपए, ये रही 60 लाख रुपए। ठीक है सर, तो आइए जरा लिखते हैं देयरफॉर, अब सॉल्यूशन के नीचे लिखिएगा आप लोग, देयरफॉर मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू 60 लाख पर एनम। एक साल की 60 लाख रुपए बन रही है एज, क्योंकि जो हमारी इफेक्टिव कैपिटल है, एज द इफेक्टिव कैपिटल इज बिलो 5 करोड़, वो 5 करोड़ से नीचे ही है, इज बिलो 5 करोड़। तो हमारी सालाना बन रही है मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 60 लाख। और क्वेश्चन ने आपसे पूछा था 3 साल के लिए कितनी हो जाएगी? देयरफॉर अगर एक साल की मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 60 लाख है तो देयरफॉर मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन फॉर 3 years इज इक्वल टू 60 लाख इंटू 3, 180 लाख, 1,80,00,000, 180 लाख रुपए। ठीक है सर, लिख लो जरा। चलो सर, हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आ रहा है श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। मुद्रा लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मुद्रा लिमिटेड ने कोई जानकारी दी है आपको 31 मार्च 2021 साल के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट 40,25,365 रुपए, सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट 2,73,925 रुपए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 8,22,542, डायरेक्टर्स फीस 134,780, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 31,240, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 285,350, डेप्रिसिएशन 5,22,543, प्रोविजन फॉर टैक्स 12,42,500, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 4 लाख, ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व 12,500 और फिर से डेप्रिसिएशन दे रखा है 5,75,345। सर डेप्रिसिएशन दो बार, क्या दो डेप्रिसिएशन होते हैं? हाँ दोस्त, एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट्स के लिए निकाला जाता है कंपनीज एक्ट के नियमों के हिसाब से, और एक डेप्रिसिएशन निकाला जाता है इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के लिए। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स वाले रूल लगते हैं। अच्छा सर, तो अलग अलग निकाला जाता है। जी हाँ, लेकिन हम कौन सा अलाउ करेंगे अपने यहाँ पे? कंपनीज एक्ट वाला, क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स नहीं। हम कंपनीज एक्ट वाला डेप्रिसिएशन अलाउ करके चलेंगे, यानी जो नीचे दे रखा है 575,345 ये वाला। You are required to calculate the maximum limit of the managerial remuneration as per Companies Act 2013। कह रहे हैं मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना होगा ये बता दो। अब सुनो, अब इसके लिए तो आपको ये जानना पड़ेगा ना सबसे पहले कि कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में है। तो पिछले 2 क्वेश्चन में तो कंपनी लॉस में थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कंपनी प्रॉफिट्स में, ऊपर जीपी दे रखा है आपको, और डाटा भी इस प्रकार का है कि प्रॉफिट्स जो है वो आपको दे रखे हैं। तो मतलब इस बार आपकी कंपनी में प्रॉफिट है। तो इस बार क्या होगा? अगर कंपनी में प्रॉफिट होते हैं तो मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैसे निकाली जाती है? फिर तो सर हम लिमिट्स के हिसाब से निकाल करके चलते हैं ना, कि भाई कितनी लिमिट हो जाएगी। यस, लिमिट के हिसाब से निकाल करके चलेंगे। तो पहले उसमें नॉट, मतलब ये वाली टेबल लग जाएगी। लिमिट से मेरा मतलब है वो 1%, 3%, 11%, वो वाली बात। ये लो, ये रहा, ये वाले पॉइंट्स लगेंगे हमारे पास, ये वाले। ठीक है, तो इनके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट निकाल लेना। नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि 5% लगाना है, 1%, 10%, 1% या 3%, वो बाद में देख लेंगे। पहले नेट प्रॉफिट निकाल लें। ठीक है सर, और नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू नेचर की इनकम, गवर्नमेंट सब्सिडी और रेवेन्यू पोर्शन ऑन प्रॉफिट और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, माइनस रेवेन्यू खर्चे, एक्चुअल खर्चे, प्रोविजनल वाले नहीं, एक्सपेंसेस कंपनीज एक्ट वाले माइनस कर दो, मतलब डेप्शन कंपनीज एक्ट वाला माइनस करेंगे, और सिटिंग फीस पेड टू डायरेक्टर माइनस कर दो, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। वही लगाने हैं अपने फॉर्मूले जो सिखाए गए हैं आपको। सॉल्यूशन नंबर 3, हेयर कम्स सॉल्यूशन नंबर 3। आओ जरा सॉल्यूशन नंबर 3 पर।
लिखो जरा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स और ये जो प्रॉफिट्स की चर्चा है ये सेक्शन 198 में लिखी हुई कंपनीज एक्ट में, अंडर सेक्शन 198 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हेडिंग में ये लिखना है आपको, ठीक है सर। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इनकम लेनी है रेवेन्यू नेचर वाली। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू इनकम है आपकी, ले लो इसको। ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, ले लो इसको। ग्रॉस प्रॉफिट 40, 25, 365। और कोई रेवेन्यू नेचर की इनकम, और कोई रेवेन्यू नेचर की इनकम नहीं है सर। नेक्स्ट क्या होता है, सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट, वो ले लो। सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट आपके क्वेश्चन में है 273925। सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट 273925। उसके बाद अगली कौन सी इनकम ली जाती है, अगली इनकम ली जाती है हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का रेवेन्यू पोर्शन। ऐसा कुछ है ही नहीं आपके क्वेश्चन में, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वगैरह कहीं हो ही नहीं, तो तीसरी इनकम नहीं आएगी। अब एक्सपेंसेस माइनस करने इसमें से, लेस एक्सपेंसेस, 4 एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। पहला एक्सपेंस कौन सा है, सारे रेवेन्यू खर्चे। सारे रेवेन्यू खर्चों में क्या क्या आ जाएगा सर, एक तो ये आ जाएगा जो दे रखा है क्वेश्चन ने, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 822542, 822542। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 134 कितने, 31240, 31240, 31240। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एक्चुअल खर्चे माइनस करने हैं, प्रोविजन वाले नहीं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये सब माइनस नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्या होता है, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, इसको माइनस कर दो। नीचे दे रखा था जो 575345, 575345। और लास्ट में होता है सिटिंग फीस पेड टू डायरेक्टर्स, सिटिंग फीस पेड टू डायरेक्टर्स, ये रहा 134780। सिटिंग फीस टू डायरेक्टर्स 134780, 134780। तो ये प्रॉफिट्स निकल के आ जाएंगे आपके 4025365 प्लस 273925 माइनस 822542 माइनस 31240 माइनस 575345 माइनस 134780, 2735383, 2735383, 27,35,383, 27,35,383, 27,35,383 लिख लो जरा। ये प्रॉफिट आए हैं अभी, ठीक है, ये प्रॉफिट आए हैं। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन बताओ। अभी तो खाली प्रॉफिट निकाले हैं, मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन कितना हो जाएगा। क्या आपके क्वेश्चन ने बताया है, क्या आपके क्वेश्चन ने बताया है कि एक एमडी है, 2 एमडी हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर कितने, ऐसा कुछ बताया गया नहीं। उन्होंने पूछा है किसी भी केस में मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम रेट तो ये है ना हमारे पास 11%, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। तो आप 11% निकाल के दिखा दोगे, इज इक्वल टू 11% ऑफ 2735383, कितना आ जाएगा ये 3,00,892, 3,08,92 रुपए। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम लिमिट लगा दो 11%, 3,00,892 आ जाएगा फिर आपका आंसर, 3,00,892। ठीक है सर, ओके जी। तो तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है, लिख लीजिएगा इसे अपने पास। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक होमवर्क लिख लीजिए आप, प्रैक्टिकल नंबर 1 को होमवर्क में लिख लो, प्रैक्टिकल नंबर 1 को होमवर्क में लिख लो जरा एक बार। और प्रैक्टिकल 2 भी, प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में है। और चेक करता हूँ, और चेक करता हूँ, और चेक करता हूँ, बस सर 2 बहुत हैं। अरे देखने तो दो एक बार।
चलो ठीक है, 2 ही हैं। प्रैक्टिकल 1 और 2 होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 4 में करा रहा हूँ आपको अभी। Due to inadequacy of profits for the year ended 31st March 2022, XYZ Limited proposes to declare 10% डिविडेंड। अब डिविडेंड वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है, और ऐसे क्वेश्चन ना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे हो गया, डिविडेंड पे हो गया, ऐसे क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में बहुत देखने को मिलेंगे आपको पेपर में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें कर रहे हैं हम, याद रखिएगा मेरी बात आप। पहली लाइन में लिख दिया गया है इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब फर्म में प्रॉफिट नहीं है, अच्छे खासे घाटे हैं। या तो इनएडिक्वेसी प्रॉफिट्स का मतलब ये होता है कि या तो प्रॉफिट कम है, जितना डिविडेंड देना चाह रहे हैं उससे कम प्रॉफिट है, या है ही नहीं, 1 भी रुपए का प्रॉफिट, घाटा है। मतलब जितना डिविडेंड कंपनी देना चाहती है उतने पूरे पैसे नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर सर डिविडेंड के भी 2 केस बताए थे आपने, या तो प्रॉफिट्स में से डिविडेंड चुका दिया जाए, अगर प्रॉफिट से पैसा पूरा नहीं पड़ रहा तो रिजर्व से चुकाना पड़ेगा। दिखाऊं नोट्स, दिखाऊं नोट्स? हाँ सर नोट्स दिखाओ, ये लो, ये नोट्स देखो जरा, इधर आओ, ये रहे हमारे डिविडेंड के नोट्स। या तो डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे दो, अगर वो कम पड़े, अगर इनएडिक्वेसी पड़े तो आपको रिजर्व्स पे जाना पड़ता है, जमा पूंजी पे जाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप से है, आपके प्रॉफिट्स में पैसे कम पड़ेंगे, आपको रिजर्व्स पे भी जाना पड़ेगा, दोनों प्रोविजन देख करके चलने पड़ेंगे। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे आओ जरा, आगे क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं 10% डिविडेंड वो देना चाहते हैं, ठीक है। नीचे दी गई जानकारी से बताओ, ascertain from the following particulars the amount that can be utilized from general reserve according to the company's declaration of dividend out of reserve rule 2014। कह रहे हैं रिजर्व से कितना रुपया यूज कर सकते हैं डिविडेंड देने के लिए, ये निकाल के बताओ। रिजर्व से कितना रुपया यूज कर सकते हैं, क्या क्या डाटा दे रखा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दी 17,50,000, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी 80 लाख, जनरल रिजर्व 25 लाख, कैपिटल रिजर्व 3 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व 3.5, नेट प्रॉफिट 3 लाख, और एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 years हैज बीन 12%। ये कुछ डाटा दिया है और कह दिया रिजर्व से कितना रुपया यूज करना पड़ेगा, ये बताओ। तो देखो दोस्तों, आओ जरा इसका सॉल्यूशन में करवाता हूं आपको बढ़िया तरीके से। सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ amount that can be utilized from reserves for the purpose of dividend। डिविडेंड के लिए रिजर्व से हम कितना पैसा लेकर के चलें, फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड। देखो इसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहले अगर हमें यह पता चल जाए टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, टोटल हमें कितने रुपए का डिविडेंड देना है, पहले यह पता लगाना है हमें। टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एक तो ये पता लग जाए, ठीक है सर। उसके बाद एक चीज और पता लगानी है, उसके बाद एक चीज और पता लगानी है, क्या? अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। करंट ईयर के प्रॉफिट्स कितना डिविडेंड चुकाने में मदद कर देंगे, अमाउंट अवेलेबल आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। इसको ए नाम देंगे कि भाई टोटल चुकाने के लिए कितना पैसा चाहिए डिविडेंड चुकाने के लिए। इसको बी नाम देंगे कि भाई प्रॉफिट्स जो करंट ईयर के हैं वो कितनी मदद कर देंगे। और फिर जब ए में से बी माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिजर्व से कितनी मदद लेनी पड़ेगी। देयरफॉर ए माइनस बी जो निकल के आएगा वो आ जाएगा बैलेंस टू बी यूटिलाइज्ड आउट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व से कितना यूज करना पड़ेगा, बैलेंस टू बी यूटिलाइज्ड आउट ऑफ रिजर्व्स। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। लिखो जरा, लिखो जरा, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले तो इसका ही पता लगाना होगा, सबसे पहले तो इसका ही पता लगाना होगा। ठीक है, कितना डिविडेंड हम दे सकते हैं, इसके 3 रूल हैं दोस्त, इसके 3 रूल हैं। विच एवर इज लोएस्ट, देखो यहां पे आओ, यहां पे आओ, ये देखो, ये देखो, हम कितना डिविडेंड रिजर्व से दे सकते हैं, इसका क्या रूल है,
कि आपको इन तीनों का लोएस्ट लेके चलना है, आपको इन तीनों का लोएस्ट लेके चलना है। जो भी इन तीनों का लोएस्ट होगा, जो भी इन तीनों का लोएस्ट होगा उतना डिविडेंड आप दे सकते हो। तो पहले तो हम ये देख लें कि डिविडेंड के लिए कितना पैसा चाहिए, मतलब इन तीनों की लोएस्ट निकालो आप, जो भी इन तीनों का लोएस्ट होगा उतने का ही डिविडेंड चुकाना पड़ेगा, वही टोटल पैसा चाहिए आपको डिविडेंड चुकाने के लिए। फिर उसमें से माइनस कर देना जितना करंट ईयर के प्रॉफिट से मदद मिल जाए, और बाकी का पैसा फिर रिजर्व से लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके सर। चलो तो इन तीनों का लोएस्ट निकालो जरा। पहले कहता है मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड इन करंट ईयर कैन नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। लिखो जरा कंडीशन नंबर 1। मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड, सर लिखना है पेपर में ये? हाँ बिल्कुल लिखना है। मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड इन करंट ईयर इज इक्वल टू, ये इक्वल टू या लेस देन होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू एवरेज डिविडेंड रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, एवरेज डिविडेंड रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। जी, तो मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड इन करंट ईयर इक्वल टू या लेस देन होना चाहिए एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड फॉर पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों का एवरेज रेट आपके क्वेश्चन ने दे रखा है बिल्कुल लास्ट में 12%। अपना क्वेश्चन पढ़ लो, बिल्कुल लास्ट लाइन यही लिखी हुई है, पिछले 3 सालों के डिविडेंड का एवरेज रेट 12% है। ठीक है सर। और सबसे पहली लाइन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड प्रपोज टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड, और वो लोग करंट ईयर में 10% रेट रखना चाहते हैं। तो ये सही है या गलत है? सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। वो 10% रेट रखना चाहते हैं, सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, ओके। तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गई, आप 10% डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज कंडीशन नंबर 2? कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? कंडीशन नंबर 2 ये कहती है माय डियर फ्रेंड्स, द कंडीशन नंबर 2 सेज कि आप जो मैक्सिमम डिविडेंड दे सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड, वो होगा 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ठीक है, ठीक है सर। तो देखो तुम्हारी पेड अप कैपिटल कितनी है? पेड अप कैपिटल कितनी हो गई? 10/100 इंटू पेड अप कैपिटल है सर 17,50,000 रुपये तो प्रेफरेंस वाली, और 80 लाख रुपए सर इक्विटी वाली, प्लस फ्री रिजर्व्स कितने हैं तुम्हारे? फ्री रिजर्व यानी जनरल रिजर्व 25 लाख, फ्री रिजर्व यानी जनरल रिजर्व, वो कितने के हैं? 25 लाख रुपए के। तो ये कितना आता है बताना जरा? 17,50,000 प्लस 80 लाख प्लस 25 लाख इंटू 10%, 12,25,000। दूसरी शर्त ये कहती है कि आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड 12/25 होना चाहिए। तीसरी शर्त, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या है पता है ना? कंडीशन नंबर 3 ये देखो, मैं आपको नोट्स दिखाता हूं कंडीशन नंबर 3 में क्या है। कंडीशन नंबर 3 कहती है कि रिजर्व से इतना ही पैसा निकालो डिविडेंड के लिए, फ्री रिजर्व से इतना ही पैसा निकालो डिविडेंड के लिए कि डिविडेंड चुका देने के बाद, फ्री रिजर्व से डिविडेंड का पैसा निकालने के बाद भी उस फ्री रिजर्व में पेड अप कैपिटल का 15% रह जाना चाहिए। तो पता है कंडीशन नंबर 3 का फॉर्मूला ये बनता है, टोटल फ्री रिजर्व्स माइनस 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। कि भाई टोटल फ्री रिजर्व इतने हैं, उसमें से वो पैसा हम हटा दें जितना उसमें मेंटेन रहना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, मतलब बचा हुआ हम यूज कर सकते हैं डिविडेंड के लिए। हम क्या निकाल रहे हैं कंडीशन नंबर 3 में कि भाई डिविडेंड के लिए कितना पैसा यूज हो सकता है। तो मैंने कह दिया जितना पैसा भी फ्री रिजर्व में पड़ा हुआ है उसमें से वो पैसा हटा दो जो डिविडेंड के बाद भी मौजूद रहना चाहिए, तो बचा हुआ पैसा हम डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, कितना बचा हुआ रहना चाहिए डिविडेंड के बाद भी? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो टोटल फ्री रिजर्व कितना है? टोटल फ्री रिजर्व कितना है हमारे पास? टोटल फ्री रिजर्व हमारे पास 25 लाख रुपए है सर। और आपकी पेड अप कैपिटल का 15% कितना होगा? 15/100 इंटू पेड अप कैपिटल है तुम्हारी 17,50,000 प्रेफरेंस प्लस 80 लाख इक्विटी। तो इसे सॉल्व करना, ये कितना आएगा?
17,50,000 प्लस 80 लाख का 15%, 14,62,500। 25 लाख में से माइनस करो 14,62,500, तो क्या आएगा ये? 25 लाख में से माइनस 14,62,500, यार है 10,37,500, 10,37,500, 10,37,500। अब तीनों का लोएस्ट लेना है हमें, तीनों का लोएस्ट। तीसरी कंडीशन में फिगर निकल के आई 10,37,500, दूसरी कंडीशन में फिगर निकल के आई 12,25,000 और पहली कंडीशन में फिगर थी 10%। तो लोएस्ट कैसे ले सर? दो फिगर्स तो अमाउंट में, तीसरी और दूसरी कंडीशन वाली, पहली फिगर परसेंटेज में 10%, तो कैसे निकाले अमाउंट? 10% का भी अमाउंट निकाल लो ना पहले। अगर 10% का रेट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा डिविडेंड का? डिविडेंड दिया जाता है फेस वैल्यू पे, तो इक्विटी की फेस वैल्यू कितनी है? 80 लाख रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल उठाओ 80 लाख, उस पर 10% लगाओ, तो ये अमाउंट तब्दील होकर 8 लाख हो जाएगा। ये अमाउंट तब्दील होकर 8 लाख हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। 80 लाख पे 10% लगाओ, ये 8 लाख हो जाएगा। सर हमने इक्विटी कैपिटल क्यों उठाई? क्योंकि प्रेफरेंस का रेट ऑफ डिविडेंड तो है ही वहां पे 9%। प्रेफरेंस का डिविडेंड अमाउंट थोड़ा निकालते हैं हम, इक्विटी का डिविडेंड अमाउंट निकालते हैं यहाँ पे कि इक्विटी को कितना डिविडेंड दिया जाएगा। ये इक्विटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, इक्विटी डिविडेंड की, प्रेफरेंस डिविडेंड की नहीं। ये सब इक्विटी डिविडेंड के लिए है चर्चा सारी। ठीक है सर, ठीक है। और फेस वैल्यू पे लगाते हैं हमेशा। ये 80 लाख पेड अप कैपिटल नहीं उठाई है मैंने, आपके क्वेश्चन में फुली पेड अप था इसलिए 80 लाख ही दिख रहा है। अगर मान लो आपके क्वेश्चन में होता 8 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच, फेस वैल्यू 100 है और लिखा होता 90 रुपीज पेड अप, तो आपकी पेड अप कैपिटल दिख रही होती 7,20,000 रुपए, नहीं सॉरी 8 लाख इंटू 90 72 लाख रुपए। तब भी मैं डिविडेंड उस पे ही देता 80 लाख पे ही। क्यों सर? डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। डिविडेंड का अमाउंट निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स उठाए जाते हैं, दैट इज 8 लाख, उनकी मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से की जाती है। वो फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। 8 लाख इंटू 100, अच्छा 10 रुपए है फेस वैल्यू, 10 रुपए, 10 रुपए उठाई जाएगी, 10 रुपए हर केस में। 8 लाख इंटू 10, 10 और 9, 8 लाख इंटू 10, तो ये 80 लाख। फिर उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम परसेंटेज ऑफ डिविडेंड से, हमेशा ऐसे निकलेगा डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर्स 8 लाख इंटू फेस वैल्यू 10 रुपए इंटू 10%। पेड अप कैपिटल को इग्नोर कर देना डिविडेंड की कैलकुलेशन, जब परसेंटेज को अमाउंट में तब्दील करोगे तब के लिए। ठीक है सर, तो लोएस्ट निकल के आया 8 लाख रुपए। देयरफॉर लोएस्ट ऑफ द थ्री इज 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज। तो हमें पता चल गया टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड एज डिविडेंड कितना है? 8 लाख रुपए। टोटल हम कितना अमाउंट दे सकते हैं डिविडेंड के लिए? 8 लाख रुपए। अब बताओ करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से कितना अवेलेबल है? करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से कितना अवेलेबल है डिविडेंड देने के लिए? सर करंट ईयर में जो प्रॉफिट है वो आपके क्वेश्चन ने बताए थे सेकंड लास्ट लाइन में 3 लाख रुपए, लेकिन ये पूरा 3 लाख अवेलेबल नहीं है। इसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दो। 17,500 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए इंटू प्रेफरेंस शेयर की परसेंटेज 9%। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स पे पहला अधिकार, प्रॉफिट्स पे डिविडेंड पाने का पहला अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है। प्रॉफिट्स पर डिविडेंड पाने का पहला अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है। तो पहले 3 लाख में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा, बचा हुआ पैसा जो प्रॉफिट्स का होगा वही अवेलेबल होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए। ठीक है सर, तो ये कितना हो जाएगा? 17,500 इंटू 100 इंटू 9% माइनस 3 लाख। फाइनली ये बचेगा 1,42,500, 142,500। तो बताओ 8 लाख का डिविडेंड देना है जिसमें से करंट ईयर के प्रॉफिट्स 1,42,500 मदद कर देंगे, तो रिजर्व से कितना यूज करना पड़ेगा? 6,57,500। रिजर्व से यूज करना पड़ेगा 6,57,500, 6,57,500। ठीक है सर, लिख लो जरा इसको अपने पास, 6,57,500। तो मित्रों हमारे पास रेमुनरेशन और डिविडेंड के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बैलेंस शीट और P&L के क्वेश्चंस रह गए हैं। तो आने वाली क्लिप में आपको बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट समझाया जाएगा कैसे कैसे है वो, और फिर उसके बाद हम आपको उसके क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।